हेलो स्टूडेंट्स, मेरा अनुमान है कि आप सभी लोगों को फिजिक्स के पहले लेक्चर का वीडियो मिल गया होगा। आप सभी लोगों ने देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, अनावश्यक इधर उधर मत घूमिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि घर में रहते हुए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो आज हम लोग इस फिजिक्स के चैप्टर का अगला लेक्चर देखेंगे, अगला लेक्चर जानेंगे कि जो चीज़ें कल बाकी रह गई थी उसमें हम लोग आज बात करेंगे उस पर। तो कल जो हम लोगों ने चीज़ें देखी थी उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने देखा था मोशन के बारे में। मोशन क्या है हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस, और हम लोगों ने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। हम लोगों ने पढ़ा था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of a moving body is called displacement. ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ी थी। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने कल आपको बताया भी था, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी इसके पहले वाले लेक्चर में। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। वो सभी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे कल हमने बताया था कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से चल के बी पे पहुंचती है और बी से चल के सी पे पहुंचती है। तो अभी हमने कल आपको डायरेक्शन देखने के लिए भी बताया था कि ये ईस्ट होगा तो ये क्या होगा, साउथ। अरे ये नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा, साउथ। ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो अभी इस मैप के अकॉर्डिंग इस मूविंग बॉडी की एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी ए से सी के बीच की जो दूरी है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है। और इसके साथ हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट सी पे इतनी दूरी पे नॉर्थ डायरेक्शन में है। मान लो कि ये x मीटर की दूरी है, ये a है, ये b है, b मीटर है, ये a मीटर है। ये अगर x मीटर आता है तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, मूविंग बॉडी is at x meter away from a in north। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन होगा डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम लोग बताते हैं। दूसरी चीज हम लोगों को जो डिस्टेंस की बात आएगी कि एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है मूविंग बॉडी का। तो डिस्टेंस हम लोग नाप लेंगे। कैसे नाप लेंगे, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है उसी को हम लोग लिख लेंगे। तो डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा a प्लस बी, ये डिस्टेंस के बराबर होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है।
लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो कभी जीरो नहीं होता है। याद रखना इस बात को कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, कभी भी नहीं हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन ट्रेवल डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए moving body cannot be zero, cannot be zero, but displacement can be zero, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देखते हैं। अगर कोई भी मूविंग बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से चल करके भिन्न भिन्न पोजीशन पे जाते हुए लास्ट में आ करके इनिशियल पोजीशन पे रुकती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक घर है और ये मान लो सपोज करो कि ये राम का घर है, ये राम का घर है। राम अपने घर से स्कूल जाता है। यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है वो स्कूल की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग स्कूल है, मान लो कि ये स्कूल है। और राम के घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। राम यहाँ से चल करके स्कूल आता है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम ये हो गया कितना? 2 किलोमीटर इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। और शाम को जब फिर स्कूल से राम घर आएगा तो ऐसे में फिर कितना ट्रेवल करेगा? 2 किलोमीटर इन इवनिंग। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 4 किलोमीटर। लेकिन राम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्योंकि राम घर से चला था और फिर घर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। अगर कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन से चल करके और फिर इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा कि when initial position of a moving body becomes its final position, then displacement becomes जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाता है। जब कभी भी इनिशियल पोजीशन जो है मूविंग बॉडी की वो उसकी फाइनल पोजीशन हो जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि व्हेन इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बॉडी या इनिशियल पॉइंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फाइनल पॉइंट और फाइनल पोजीशन, देन द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, लेकिन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए अब हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन क्या है?
यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? क्या चीज होती है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन या जिसको हम लोग कहते हैं एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? तो देखो, जब कभी भी कोई मूविंग बॉडी जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो कितना है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे जितना हो वो टाइम इंटरवल, अगर उस टाइम इंटरवल में कोई भी मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? क्या है कि इफ a moving body travel equal distance in equal interval of time, जब भी कोई मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो इंटरवल कितना है, नो मैटर दैट हाउ स्मॉल these time इंटरवल में भी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये टाइम इंटरवल कितना छोटा होगा। इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कभी भी कोई भी मूविंग बॉडी जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि वो टाइम इंटरवल जो है वो कितना है, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। याद रखना कि अगर मान लो कि हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करें, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है O, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं और ये y एक्सिस होता है। अभी ग्राफ के बारे में आगे और हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर इस x एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करें और इस y एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, ये डिस्टेंस लिख दे, तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलता है, सीधी लाइन मिलती है। जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब सवाल ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं या असमान गति किसे कहते हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, इफ द मूविंग बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time। अगर कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा उसमें जब हम लोग डिस्टेंस
और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो ये जो लाइन मिलती है हमको कर्व लाइन मिलती है, कर्व लाइन मिलती है। ये कर्व लाइन का मिलना हमें ये बताता है कि जो बॉडी मूव कर रही है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को देखें तो क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी कार, ए कार ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर, यानी हर घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर वो ट्रेवल कर रही है तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे अगर फर्स्ट आवर में देखेंगे, फर्स्ट आवर में तो 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में अगर हम लोग देखें तो फिर 20 किलोमीटर, थर्ड आवर में अगर हम लोग देखें तो फिर 20 किलोमीटर। अगर कार इस तरह से ट्रेवल कर रही है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन सपोज करो कि कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर तो ट्रेवल करी, लेकिन सेकेंड आवर में अगर ये मान लो कि केवल कितना 10 किलोमीटर ट्रेवल कर पाई, थर्ड आवर में इसने जो है वो 30 किलोमीटर, सड़क खाली मिल गई तो उसने बढ़ा लिया स्पीड, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो ये जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन ये नहीं होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को इसने ट्रेवल किया है टाइम इंटरवल में। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये कर्व होता है। तो अब हम लोग देखेंगे किस चीज के बारे में? अभी हम लोग बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या चीज होती है? स्पीड किसे कहते हैं? क्या होती है स्पीड? तो स्पीड या जिसको हम लोग कहते हैं चाल, हिंदी में कहते हैं चाल। स्पीड हमें क्या बताती है? स्पीड हमें बताती है कि कोई भी मूविंग बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो चल रही है। कोई भी गतिशील वस्तु जो है वो कितनी फास्ट चल रही है या कितनी स्लो चल रही है। स्पीड हमें बताती है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी फास्ट चल रही है या कितनी स्लो चल रही है। तो मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 3 टर्म्स। जो मोशन होती है बॉडी की उसको हम लोग 3 टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला टर्म है स्पीड, सबसे पहला टर्म होगा स्पीड, दूसरा टर्म है वेलोसिटी और तीसरा टर्म होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ये 3 टर्म होते हैं जिस टर्म के अंतर्गत हम लोग किसी भी मूविंग बॉडी की मोशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म क्या है? स्पीड। स्पीड क्या चीज है? क्या होती है स्पीड? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु जो है वो स्लो चल रही है तो हम कहते हैं इसकी स्पीड कम है। अगर कोई भी मूविंग बॉडी बहुत तेज चल रही है तो हम कहते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड है क्या? स्पीड हमें एक आइडिया देती है कि कोई भी मूविंग बॉडी कितनी स्लो या कितनी फास्ट चल रही है। स्पीड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट time is called speed of the moving body।
Distance traveled by a moving body in unit time is called speed of the moving body. किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वही उसकी स्पीड कहलाती है। या किसी को हम लोग दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a moving body in 1 second is called speed of the body. Speed of the moving body. अगर कोई भी मूविंग बॉडी 1 सेकंड में जितनी दूरी को तय करती है तो वही उसकी स्पीड कहलाती है। तो स्पीड दैट इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकिंग, यही किसी भी बॉडी की स्पीड होती है। यानी स्पीड को अगर हम लोग v से रिप्रेजेंट करें तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, s अपॉन t, जहां पे v क्या है, स्पीड, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और t क्या है, टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूले के द्वारा v इक्वल टू s बाई t, इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड क्या होगी। तो आइए देखते हैं हम स्पीड की यूनिट क्या होती है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, किस यूनिट से हम लोग स्पीड को नापते हैं। तो यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस को हम लोग किसमें नापते हैं, मीटर में, मीटर में, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल m। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और इसको हम लोग लिखते हैं s। तो यही हो जाता है मीटर पर सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हो ms टू द पावर -1 मीटर पर सेकेंड। या फिर मान लो कि अगर एक लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल होती है, मतलब इफ डिस्टेंस इज गिवन इन किलोमीटर, अगर डिस्टेंस को किस में दिया जाए, किलोमीटर में, एंड टाइम इज इन आवर, तो देन यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट ऑफ स्पीड कितनी हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट हो जाती है। तो अभी हम लोग जितनी भी गाड़ियों की स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में ही देखते हैं। हम लोग किलोमीटर पर आवर में देखते हैं हम लोग कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, कितने किलोमीटर पर आवर या कितने किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कोई भी बाइक या कोई भी मोटर कार या ट्रक चल रहा है। तो किलोमीटर पर आवर सबसे कॉमन जो है वो यूनिट है स्पीड को डिटरमिन करने के लिए, डिनोट करने के लिए। आइए, हम लोगों ने देखा है कि जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, चाहे वो मोटर बाइक हो या फिर कार हो, स्कूटर हो, जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब के अंदर दूरी को नापने के लिए और स्पीड को नापने के लिए एक मीटर लगा होता है। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू measure the speed of moving body
moving body is called speedometer. स्पीडोमीटर सभी व्हीकल्स में लगी होती है, जिसमें एक पॉइंटर होता है जो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं वो बढ़ता जाता है, और उसी के अंदर एक छोटा सा और जो है वो खाने के रूप में बना होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो मूविंग बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो द इंस्ट्रूमेंट used to measure the distance traveled by the moving body is called ओडोमीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओडोमीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमें स्पीड बताता है किसी भी व्हीकल की, उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और जिसके द्वारा हम लोग क्या देखते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओडोमीटर। तो देखिए इस तरह से होता है, सभी लोगों ने बाइक में तो जरूर देखा होगा या कार वगैरह में लगा रहता है। अभी तो ये बहुत सारी तरह के आते हैं, अब तो डिजिटल आ गया है, सभी गाड़ियों में डिजिटल लग करके आ रहा है, और इसमें आप देखोगे यहाँ पे 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ऐसा लिखा रहता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से ऐसे ब्रैकेट्स बने होते हैं, जिसमें 0 से लेकर के और 9 तक की डिजिट्स जो होती हैं वो रोटेट करती रहती है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है, इस तरह से ऐसे ये पॉइंटर लगा होता है जो स्पीड बढ़ाने पर ये रोटेट ऐसे ऐसे करता है। और यहाँ पे आपका ये ऐसे 3, 2, 1, 0, 5 इस तरह से लिखा रहता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर, जबकि ये चीज जो लगी हुई है ये ओडोमीटर है। ये आपको ट्रेवल्ड डिस्टेंस बताती है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस ये बताती है, जबकि ये बताती है स्पीड कितनी है। इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट स्पीड, यानी उस समय जिस समय वो बाइक मूव कर रही है वो किस स्पीड से चल रही है, या कोई भी व्हीकल जो है उस टाइम पर, जिस टाइम पे आप इसको देखते हो उस टाइम पे किस स्पीड से चल रही है, वो चीज आपको इस मीटर से पता चल जाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने सीख ली होंगी कि स्पीड को हम लोग कैसे नापते हैं, और स्पीडोमीटर क्या है और ओडोमीटर क्या है। आइए अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो जब कभी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसका एग्जैक्ट स्पीड बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी मूविंग बॉडी, जैसे मान लो कि हम लोगों को कहीं दूसरी जगह पे जाना है, तो हम एक कांस्टेंट स्पीड से, एक यूनिफॉर्म मोशन से नहीं चल सकते हैं। हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है सड़क में ब्रेकर है, ट्रैफिक है, तमाम तरह की बाधाएं आती है रास्ते में, तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करना पड़ता है। तो जब स्पीड स्लो होगी तो ट्रेवल डिस्टेंस भी जो है वो कम हो जाती है। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। तो इस तरह से ऐसी व्हीकल्स का एग्जैक्ट स्पीड डिटरमिन कर पाना मुश्किल होता है। तो हम लोग ऐसे कंडीशंस में एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है। एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है कि औसत में ये गाड़ी किस स्पीड से चली, तो इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। तो इट इज द एवरेज स्पीड
is the total distance traveled by a moving body divided by total time taken। इसी को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड जो होती है हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल हम लोग ले लें कि a car which travels a distance of 100 kilometer, a car which travels a distance of 100 kilometer, distance traveled 100 kilometer in 4 hours। 4 hours। मान लो कि एक कार जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी को इसमें 4 घंटे में तय करती है। तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड ये इक्वल टू हो जाएगा 100 किलोमीटर अपॉन कितना, 4 आवर्स, दैट इज इक्वल टू कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। जबकि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं रही होगी, ये डिफरेंट टाइम इंटरवल में अपनी स्पीड को घटाता और बढ़ाता रहा होगा। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 100 किलोमीटर है, और इस 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो टोटल टाइम लगा है वो 4 आवर्स लगा है। तो इसकी एवरेज स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 25 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है या कांस्टेंट स्पीड क्या होती है। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक आप लोग इसकी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना।